आज का टॉपिक है मम्स पैरोटाइडाइटिस या जिसको आप गलसुआ बोलते हो। तो इस वायरस बॉर्न डिजीज में हम आपको बताना चाहेंगे मम्स पैरोटाइडाइटिस गलसुआ। गलसुआ जैसा कि लोग लोकल स्तर पर इस शब्द को यूज करते हैं और इसी के नाम से इस बीमारी को जानते हैं, लेकिन ये क्या है? पैरोटाइडाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है? तो पैरोटाइटिस के नाम में ही छिपा हुआ है। पैरा मीन्स नियरर टू, क्लोज टू। ओटिक मीन्स होता है ईयर, वह ग्लैंड जो ईयर के नीचे पाई जाए, या ऐसे भी आप देख सकते हैं ये कान के ठीक नीचे, और जो मैंडिबल होता है, ये लोअर जॉ की बोन होती है, उसका जो ये प्रोसेस है ऊपर की तरफ निकला हुआ भाग है, इसके जस्ट पीछे और कान के जस्ट नीचे, और यहाँ पर एक मसल होती है जिसको हम नाम देते हैं स्टाइलोमास्टोइड प्रोसेस, ये मसल। तो इस मसल के आगे और मैंडिबल के प्रोसेस के पीछे और कान के ठीक नीचे, तो ये कान के बिल्कुल नजदीक है, ईयर के नजदीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया पैरोटिड ग्लैंड। पैरो मीन्स पैरा, ओटिक, कान के नजदीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया पैरोटिक ग्लैंड। तो इसी ग्लैंड में जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बच्चे को खास तौर से झेलना पड़ता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया कि ये 5 से 15 साल की उम्र की बहुत ही कॉमन संक्रामक बीमारी है, लेकिन होने को तो यह किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकती है, लेकिन वो रेयर होता है। यह प्रायः 5 से 15 वर्ष तक के उम्र वालों को ही इसका इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसके कारण में बताया गया एक वायरस है जिसको हम नाम देते हैं मिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित बच्चे के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, रक्त में एवं सलाइवा में अपना घर बनाता है, निवास बनाता है। या जब आप जांच करते हैं इन्फेक्टेड बच्चे के सलाइवा का, तो इसमें इसकी उपस्थिति मिलती है। उसके ब्लड की जांच करते हैं तो उसमें भी ये वायरस टेस्ट में आ जाता है, या उसका CSF निकालते हैं और उसकी जब आप पैथोलॉजिकल जांच कराते हैं तो उसमें भी ये वायरस मिल जाता है। तो यही कारण है इसका, जो पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन कर उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, इसी वायरस का नाम है मिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, माने एक से दूसरे के अंदर कैसे इन्फेक्शन पहुंचाता है, कैसे पहुंच जाता है। तो इसका एक ही मुख्य कारण बताया गया है, स्रोत बताया गया है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से जो छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, उनमें यह उपस्थित होता है, और जब वो एयर में बाहर आता है तो उसके निकट में रहने वाला दूसरा स्वस्थ व्यक्ति या बच्चा जब इंस्पिरेशन करता है तो उसके अंदर भी ये पहुंच जाता है और वहां पर इन्फेक्शन कर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है या फिर उसको रोगी बना देता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के सोर्स क्या है? तो इसका एक ही मुख्य स्रोत है, संक्रमित व्यक्ति। यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति अगल बगल है, नजदीक में है, तो वह दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट
ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फैल जाते हैं दूसरे व्यक्ति में, आराम से पहुंच जाते हैं। इस वायरस का इन्फेक्शन मुख्य रूप से 5 से 15 वर्ष के बच्चों में ही होता है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है। दूसरा जो कारण बताया गया है वो है जाड़े का ठंडा मौसम एवं बसंत ऋतु। इसके लिए फेवरेबल मौसम माना जाता है। यह प्रायः इसी मौसम में देखा जाता है और लोगों को ये इन्फेक्ट कर देता है। हॉट मौसम में इसका आता पता नहीं होता है, प्रायः यह होता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही जाड़े का दिन आता है, मौसम ठंडा होता है, फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है तो ये एक्टिव हो जाता है और इसका इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगता है। संक्रमित बच्चे या व्यक्ति का निकट संपर्क में होना, सैलाइवा एवं संक्रमित वस्तुओं का प्रयोग करना। बच्चा जो इन्फेक्टेड है लेकिन अभी उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई है कि ये इससे इन्फेक्टेड है, अब उस दौरान वह बच्चा कोई खिलौना यूज करता है या कोई गाड़ी घोड़ा या ये बर्तन कपड़े जो भी चीजें वो यूज करता है नाजानकारी में, जब तक उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई है, उस सामान को यदि कोई दूसरा हेल्दी बच्चा यूज करता है तो उसके थ्रू वो उसके बॉडी में एंट्री कर जाता है, उसको संक्रमित कर देता है। ये मुख्य रूप से नाक एवं मुंह के द्वारा अंदर प्रवेश कर श्वसन तंत्र की म्यूकस या श्लेष्मा मेम्ब्रेन एवं पैरोटिड ग्रंथियों में इन्फेक्शन पैदा करता है। ये कैसे शरीर में एंट्री करता है? जैसा कि इसका मोड ऑफ स्प्रेड में आपको बताया गया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो जब व्यक्ति सांस लेता है तो मुंह से भी लेता है, नाक से भी लेता है और उसी के थ्रू ये दूसरे हेल्दी बच्चे के बॉडी में एंट्री कर जाता है और फिर वहां जाकर के ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन पैदा करता है और जो कान के नीचे ग्लैंड दिखाई गई पैरोटिड ग्लैंड, उसमें इसका इन्फेक्शन फैल जाता है और व्यक्ति को ये रोगी बना देता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका लगभग 22 से 26 दिन, कहीं कहीं 22 से 14 से 20 दिन भी मिलता है, लेकिन ये मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है। इतने ही दिन के अंदर इसका जो इन्फेक्टेड पर्सन है, व्यक्ति है, बच्चा है, उसमें इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। खास तौर से जब वो व्यक्ति क्लिनिक में आता है तो हम देखते हैं कि वह बच्चा बुखार से पीड़ित है, बेचैन है, उसके कान में दर्द है, पेन है, ये तमाम दिक्कतें होती हैं तो फीवर हो जाता है। पहला लक्षण क्या है? वो फीवर से पीड़ित होगा, बुखार हो जाएगा और उस बुखार में उसे काफी बेचैनी महसूस होगी और कान में दर्द होगा, क्योंकि ये जो ग्लैंड है बिल्कुल कान के नजदीक है और उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कान में दर्द पैदा करने में सक्षम होता है। तो चूंकि कान के नजदीक है इसलिए कान में दर्द होना स्वाभाविक बात है। और क्या हो सकता है? पेन एंड इन्फ्लेमेशन। कहाँ? पैरोटिड ग्रंथियों में। ये पैरोटिड ग्रंथियां जब इन्फेक्टेड होगी तो उसमें स्वेलिंग होना, उसमें सूजन का हो जाना, दर्द हो जाना, ये उसके साथ मिलेगा। फिर डिफिकल्ट माउथ ओपनिंग, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो रहा है, म्यूकोजा इन्फेक्टेड हो रही है, तो बच्चे को मुंह खोलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो खोलने में उसे दर्द होती है, वो खोलने में दिक्कत महसूस होती है। फिर है इन्फेक्टेड साइड। ये पहले गले में, चूंकि पैरोटिड ग्लैंड दोनों तरफ होती है, राइट एंड लेफ्ट, संख्या में 2 होती है, तो पहले यह एक ही को इन्फेक्ट करता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट। इसका इन्फेक्शन पहले एक ग्लैंड में होता है, लेकिन 48 से 72 घंटे बीतते बीतते फिर ये दूसरे साइड के पैरोटिड ग्लैंड में भी इसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है। अब इसके इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और किन किन ऑर्गन्स को ये प्रभावित करता है, तो इसमें पहला दिया गया है आर्काइटिस। आर्काइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इन द टेस्टिस ऑफ द मेल। मेल के टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वो अपना प्रॉपर फंक्शन करने में असमर्थ हो जाएगी। यानी टेस्टिस के अंदर आपको पता है क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब टेस्टिस ही गड़बड़ होगी, अस्वस्थ हो जाएगी, तो उसमें बनने वाला स्पर्म भी अस्वस्थ हो जाएगा। कारण ये होता है कि आगे चल करके यह पुरुषों में
बंध्यापन का कारण बन जाता है। अगली प्रॉब्लम बताई गई ओफ्राइटिस। ओफ्राइटिस का मतलब महिलाओं में जो ओवरी होती है उसमें भी इसके इन्फेक्शन का फोकस होता है और उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और आप जानते हैं कि ओवरी में गोनैड सेल्स का निर्माण होता है, तो जब गोनैड की जो ग्लैंड है ओवरी वो स्वयं में अस्वस्थ है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें प्रॉपर ओवा का फॉर्मेशन होना मुश्किल है। रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे वो महिला बंध्याकरण का शिकार हो जाएगी और संतान जनने में फेल्योर हो जाएगी। इसका कारण, इसका फोकस यहीं तक नहीं है, आगे भी ये देखिए मायोकार्डाइटिस। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट में 3 मसल होती है, जिसमें एक मसल की बनी हुई लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं मायोकार्डियम। तो इसका इन्फेक्शन मायोकार्डियम तक भी जा सकता है और क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा तो मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो हार्ट को प्रॉपर काम करने में प्रॉब्लम होगी। अगली प्रॉब्लम क्या बताई गई, पैंक्रिएटाइटिस। बात यहीं तक नहीं है, ये जो मम्स का या गलसुआ का या पैरोटिड ग्लैंड का वायरल इन्फेक्शन है, ये पैंक्रियाज तक भी जा सकता है और पैंक्रियाज को जाकर जब ये इन्फेक्ट करता है तो पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और पैंक्रियाज के बारे में आप पहले से जानते हैं कि पैंक्रियाज मुख्य रूप से कुछ इंडोक्राइन और कुछ एक्सोक्राइन सिक्रीशन करता है। जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसका एक्सोक्राइन पार्ट जब डिस्टर्ब होगा तो व्यक्ति के डाइजेशन में दिक्कतें होगी, और जब उसका इंडोक्राइन पार्ट डिस्टर्ब होगा तो हार्मोनल सिक्रीशन गड़बड़ हो जाएगा, जिसमें खास तौर से आप इंसुलिन का नाम जानते हैं। तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, व्यक्ति डायबिटीज में भी जा सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर नेफ्राइटिस, ये किडनी तक इसका फोकस हो सकता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो फिर किडनी में, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिन बनना, यूरिन का सिक्रीट होना और तमाम शरीर की वो अनवांटेड सब्सटेंसेस को फिल्टर करके बॉडी के बाहर भेजती है, तो ये सारे उसके फंक्शन डिसफंक्शन में चले जाते हैं और इन सारे मटेरियल्स को यदि वो प्रॉपरली शरीर के बाहर भेजने में फेल्योर हो जाती है तो उससे और भी तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बात यही तक नहीं है, इसका इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस के रूप में भी हो सकता है। इंसेफेलाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इन इंसेफाबॉल, यानी मस्तिष्क में सूजन का हो जाना। जब मस्तिष्क में सूजन हो जाएगी तो उससे तमाम दिक्कतें होती हैं और पहले तिमाही में गर्भपात के चांसेस भी बनते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। तो जो फर्स्ट तिमाही वाला है, अगर उस दौरान ये पैरोटिड ग्लैंड में या मम्स की प्रॉब्लम उस महिला को, प्रेग्नेंट महिला को हो जाती है और वो अभी पहले ट्राइमेस्टर में है, तो उसमें एबॉर्शन के भी चांसेस बन सकते हैं। फिर है इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, या गर्भस्थ शिशु की डेथ भी हो सकती है। और यदि बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन सामान्य नहीं होता है, सामान्य से कम होता है, कम वजन का बच्चा पैदा होता है। इसकी डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे कि ये वास्तव में मम्स का ही इन्फेक्शन है? तो आपको करना पड़ेगा सैलाइवा की जांच और CSF की जांच। यदि आपको मालूम है तो फिर सैलाइवा की जांच कराइए। जब सैलाइवा की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी आपके सामने तो पता लगा कि ये मम्स पॉजिटिव है। और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, CSF की जांच करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बताया गया है कि इसका वायरस कहाँ कहाँ होता है। इन्फेक्टेड बच्चे के स्पाइन सेरेब्रस CSF में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, सैलाइवा में पाया जाता है। तो ये सैलाइवा का टेस्ट करा लीजिए या CSF की जांच करा लीजिए, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि बच्चा मम्स के इन्फेक्शन में है कि नहीं है। अब क्या करेंगे आप, उसका यदि वो इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव है, तो मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, इसके लिए कोई खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्प्टोमेटिक या सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। जैसे बदन में दर्द है तो दर्द
निवारक दवाओं का प्रयोग करिए। बुखार है तो एंटीपायरेटिक दवा का यूज करिए। ओरल हाइजीन पर ध्यान दीजिए, मतलब मुंह की साफ सफाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि ओरल हाइजीन से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा है नॉर्मल सेलाइन से माउथ का वॉश करिए। नॉर्मल सेलाइन ये नमक का जो घोल होता है उससे कुल्ला गलाला करना चाहिए, जिससे माउथ बिल्कुल क्लियर हो। और क्या करना चाहिए, आर्काइटिस एवं ओफ्राइटिस के लिए हार्मोनल थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। यदि इसका इफेक्ट टेस्टिस और ओवरी तक पहुंच चुका है, ये बात बिल्कुल वेल प्रूफ हो चुकी है, वेल डिटरमिन्ड है, तो ऐसे संक्रमित बच्चों को हार्मोनल थेरेपी देनी चाहिए। अन्यथा ये आर्काइटिस और ओफ्राइटिस ये दोनों पुरुष और महिलाओं में बंध्याकरण का कारण बन सकता है। हम इससे बचने और इसको कंट्रोल करने की क्या क्या उपाय करेंगे, तो पहला काम हम वैक्सीन का यूज करेंगे। वो वैक्सीन क्या है, MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये तीनों में काम करती है और तीनों को प्रिवेंट करने में ये आपकी मदद करती है। इसका जो लगाने का समय है वो है 15 से 18 मंथ, इससे पहले नहीं। बच्चा जब आपका 15 से 18 के बीच हो, कम से कम 15 वर्ष उम्र हो, अधिक से अधिक 18 हो, या उसके बीच में किसी भी एज में हो, तो ऐसे बच्चे को हम इस वैक्सीन का यूज करेंगे। इसकी डोज क्या होगी, 0.5 ml एक बार में, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसका रूट क्या होगा, SC, मतलब सबकुटेनियस, यानी चमड़े के ठीक नीचे और पेशियों के ठीक ऊपर बीच में जो जगह होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। अब और क्या करते हैं, इन्फेक्टेड बच्चे को आइसोलेट कर देते हैं और अलग रख करके उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, चिकित्सा करते हैं। और क्या करते हैं, संक्रमित वस्तुओं का उचित तरीके से विसंक्रमण एवं निस्तारण कर देना चाहिए। बच्चे के द्वारा जो पहले यूज सामान है उनका डिसइंफेक्टेंट कर देना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और उसका निस्तारण डिस्पोजल भी सही तरीके से करना चाहिए। और लास्ट में आपको हेल्थ एजुकेशन भी करना चाहिए, यानी व्यक्तियों को इस बीमारी की कंडीशंस के बारे में बताना चाहिए, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताना चाहिए, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहिए, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताना चाहिए, और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इनके बारे में बताना चाहिए, कैसे इसको रोका जा सकता है। ये सारी बातें आप लोगों में जागरूकता आपको करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए, बता देना चाहिए, जिससे लोग सतर्क हो जाएं और इसके इन्फेक्शन से अपने को बचा सकें।